हेलो गाइज, आई एम अनामिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो आज मैं जिस बुक की लॉन्ग समरी लेकर आई वो बुक बहुत ही ज्यादा मस्त है। इस बुक में बहुत ही इजीएस्ट वे बताए गए हैं जिसकी वजह से आप भी बहुत जल्द अमीर बन सकते हो। इस बुक में इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी स्टोरीज है ना कि आप इजीली समझ जाओगे कि आपको अपने पैसों के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो इस बुक का नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये एक ऐसे शहर की कहानी है जहाँ का हर एक इंसान बहुत ज्यादा अमीर था। वहाँ पे गरीबी थी ही नहीं। जितने भी लोग रहते थे ना वो सारे अमीर थे। ऐसा नहीं था सिर्फ राजा ही अमीर था। ऐसे क्या खास तरीके थे जो उन लोगों को पता थे जिसकी वजह से वहाँ का हर एक इंसान अमीर था। इस बुक से आज हम वही जानेंगे। इस बुक में जितनी भी स्टोरी बताई गई है वो सारी मैं आपको सुनाऊंगी एंड आई होप कि ये बुक आपको भी उतनी ही अच्छी लगे जितनी की मुझे लगी। ये मेरी फेवरेट बुक्स में से एक हो गई है। बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया ना तो मैंने इसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैंने इसको खत्म नहीं कर दिया। ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, छोटी बुक है, पर लेकिन इतनी अच्छी स्टोरीज है, इतने अच्छे तरीके से समझाया है ना पैसों के बारे में कि एक बार में ही आपके दिमाग में घुस जाएगा कि हमें अपने पैसों के साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इस बेहतरीन बुक के लिए इनके राइटर को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जिनका नाम है जॉर्ज एस क्लासन। थैंक यू सो मच कि इतनी अच्छी आपने बुक लिखी है। सो हमारा सबसे पहला चैप्टर है अमीर बनने की इच्छा। तो ये कहानी एक ऐसे इंसान से शुरू होती है जिसका नाम मंजीर होता है, जो कि रथ बनाता है। वो हर दिन रथ बनाता है और उनको बेचता है, पर लेकिन वो जितना भी कमाता है ना उसमें से कुछ भी नहीं बचा पाता। उसकी दिनचर्या डेली की यही रहती है कि वो रथ बनाता है, बेचता है, पर लेकिन उसके इतने ज्यादा खर्चे होते हैं कि उसमें से वो कभी सोचता ही नहीं है कि मैं इसमें से बचाऊं। सो वो बैठा हुआ होता है और रथ की तरफ एकदम टकटकी लगाकर बस देखता रहता है, काम शुरू नहीं करता। वहीं पर उसका दोस्त आता है जो एक सिंगर होता है। वो उसके पास आकर बोलता है, यार लगता है तेरे पर्स में ना बहुत ज्यादा पैसे हैं इसलिए तू आज काम नहीं कर रहा। अगर इतने ही ज्यादा पैसे हैं ना तो 2 सोने के सिक्के मुझे भी उधार दे दे। तब वो बंजीर बोलता है, अगर मेरे पास सोने के सिक्के होते ही तो मैं तुझे क्या किसी को भी उधार नहीं देता। तो कह रहे तू इतने आराम से बैठा फिर कैसा है, काम क्यों नहीं कर रहा है? फिर बंजीर अपने दोस्त कोबी से कहता है कि रात में ना मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने ये देखा कि मैं बहुत ज्यादा अमीर बन गया हूँ। मैंने बहुत अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं और बहुत अच्छा अच्छा खाना खा रहा हूँ और मेरे पर्स में सोने और चांदी के सिक्कों की छन छन हो रही है और मैं बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा हूँ। एकदम से मेरी पत्नी मेरे को उठा देती है और मेरी आंख खुल जाती है। तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि यार हम इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हम आज तक अमीर क्यों नहीं हुए? बंजर बोलता है कि आज तक हम वही काम करते आ रहे हैं, आगे हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी हम उनके लिए कुछ भी संपत्ति छोड़कर नहीं जाएंगे। आगे हमारे बच्चे भी यही काम करेंगे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता रहेगा। क्या हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे? इस पर कवि बोलता है कि यार सच में आज तक हमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि जो हम कर रहे हैं क्या हमारे बच्चे भी वही करेंगे, क्योंकि हम तो उनके लिए कुछ छोड़कर ही नहीं जा रहे। हम जो भी दिन में कमाते हैं वो सारा हम शाम तक उड़ा देते हैं, हमारे पास एक पैसा नहीं बचता, हमारे पास थोड़ी सी भी जमा की हुई कोई भी संपत्ति नहीं है। फिर कॉबी बोलता है कि यार क्या हम पता नहीं लगा सकते कि अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं? इसके बाद शायद हम भी उन्हीं के तरीकों का इस्तेमाल करके हम भी अमीर बन जाएं। बंजीर बोलता है कि अगर कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो दौलत का रहस्य जानता हो और वो हमें भी वो रहस्य बता दे तो शायद हम भी अमीर बन जाएंगे। तभी एकदम कोबी को याद आता है कि आज वो अपने पुराने मित्र अरकाद से मिला। वह अपने सुनहरे रथ पर सवार था। कोबी बोलता है कि वो इतना अमीर है फिर भी उसने मुझे अनदेखा नहीं किया जिस तरह बाकी अमीर लोग अनदेखा कर देते हैं। इसके बजाय उसने अपना हाथ मेरी तरफ हिलाया ताकि सब लोग ये देख सके कि संगीतकार कोबी का ये दोस्त है। बंजीर बोलता है कि अकरात वही है ना जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है? तब कवि बोलता है हाँ ये वही है जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। बंजीर बोलता है कि अगर वो मुझे रात के अंधेरे में मिल जाए ना तो उसके मैं मोटे पर्स पे हाथ मार लूंगा, चुरा लूंगा। तब कवि बोलता है यार इतनी बकवास मत कर, हर अमीर आदमी अपने साथ इतने सारे पैसे लेकर नहीं चलता है। फिर बंजीर बोलता है क्यों ना हम अकरात के पास जाएं, उससे पूछें कि वो इतना अमीर कैसे हुआ। क्या पता हमें कुछ ऐसे रहस्य पता चल जाए जिसकी वजह
वजह से हम भी अमीर बन जाएं। फिर कोबी बोलता है ठीक है, कल हम दोनों चलते हैं। फिर वंजीर बोलता है यार हम दोनों ही क्यों, हम उन लोगों को भी अपने साथ लेके चलते हैं ना जो अमीर बनना चाहते हैं, जो हमारी तरह ही हैं। तो कोबी बोलता है हाँ ठीक है, फिर हम अकरात के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि उसके अमीर बनने का रहस्य क्या है। सो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। तो वंजीर और कोबी ने जो फैसला किया था कि हम सब चलेंगे और अरकात से पूछेंगे इतना अमीर कैसे हुआ, तो वही चीज इसमें बताई गई है इस चैप्टर में। सो कोबी और वंजीर अरकात के पास आते हैं और बोलते हैं कि अरकात तुम सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हो, तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो, जबकि हम मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। तुम बेहतरीन कपड़े पहनते हो और बेहतरीन भोजन का आनंद ले सकते हो, जबकि हमारा हाल ये है कि अगर हमारे परिवार का भरपेट भोजन और तन ढकने को कपड़े मिल जाएं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो आगे बोलता है कभी हम एक जैसे थे, हमें एक ही टीचर ने पढ़ाया, हम एक साथ खेले, पढ़ाई या खेल में तुम हमसे आगे नहीं थे और इसके बाद भी कई साल तक तुम्हारी हालत हमसे बेहतर नहीं थी। जहाँ तक हम जानते हैं तुमने हमसे ज्यादा कड़ी मेहनत भी नहीं की। फिर ऐसा क्यों है कि किस्मत तुम पर मेहरबान हो गई और उसने तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ दे दी, जबकि उसने हमें नजरअंदाज कर दिया, हालांकि हम भी तुम्हारे जितने ही हकदार थे। उस पर अरकाद ने कहा अगर तुम लोगों को पैसे की दिक्कत आ रही हो तो इसका कारण ये है कि या तो तुम दौलत इकट्ठी करने के नियमों को नहीं जान पाए या फिर तुम उनका पालन नहीं करते। और रही बात किस्मत की, तो किस्मत एक ऐसी देवी है जो किसी के पास भी स्थायी रूप से नहीं रहती। जिस पर भी ये बिना मेहनत के धन की बरसात कर देती है वह लगभग हमेशा बर्बाद ही रहता है। किसी को अगर किस्मत से पैसा मिल जाता है बिना मेहनत का तो अंत में वो इंसान बर्बाद ही हो जाता है, क्योंकि उसको सही नियमों का पता ही नहीं होता कि इन पैसों का वो क्या करे। दोस्तों आपने भी ये चीज देखी होगी कि अगर किसको बिना चाहे बहुत सारा पैसा मिल जाता है ना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अंत में क्या होता है वो उससे भी ज्यादा बर्बाद हो जाता है। तो किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं रहती और उन लोगों पर तो खासकर बिल्कुल भी नहीं रहती जो मेहनत के बिना ही सब कुछ पाना चाहते हैं। इसलिए जिंदगी में मेहनत करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये बात भी सच है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं पर लेकिन हम उन रिजल्ट्स को नहीं पा पाते जो हम पाना चाहते हैं। मेहनत भी करो पर दिमाग का भी यूज करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। सो दोस्तों अरकाद के मित्रों ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि विरासत में जिन लोगों को दौलत मिलती है ना उनका यही हाल होता है। फिर उसके दोस्तों ने बोला कि वह अपने दौलतमंद होने की कहानी को अच्छे से सुनाए। इसके जवाब में अरकाद बोला अपनी जवानी में मैंने चारों तरफ सुख और संतुष्टि देने वाली बहुत सी चीजें देखी। इसके बाद मैंने ये भी देखा कि दौलत इन सबकी शक्ति को बढ़ा देती है। जैसे दौलत की शक्ति, दौलत हो तो बहुत सी चीजें संभव है। अपने घर को सबसे महंगे सामान से आप सजा सकते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हो, अच्छा अच्छा भोजन कर सकते हो, दूर दूर देशों की यात्रा कर सकते हो। सो ये सारी चीजें किस चीज से पॉसिबल होती हैं? पैसे से ही तो होती हैं। अरकाद बोलता है जब मुझे इन बातों का एहसास हुआ तो मैंने संकल्प किया कि मैं जिंदगी की तमाम अच्छी चीजें हासिल करूंगा। मैं उन लोगों जैसा नहीं बनूंगा जो दूर खड़े रहते हैं और सुखी लोगों से ईर्ष्या करते हैं। मैं सस्ते कपड़ों में संतुष्ट नहीं रहूंगा जिसमें लोग सम्मानजनक दिखने की कोशिश करते। मैं गरीब आदमी की जिंदगी से संतुष्ट नहीं रहूंगा। इसके विपरीत मैं बेहतरीन चीजों के इस जश्न में खुद को एक सम्मानित अतिथि बनाऊंगा। अरकाद बोलता है जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मेरे पिता एक छोटे व्यापारी थे और मेरा परिवार भी बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए मुझे विरासत में कुछ भी नहीं मिला। अरकाद बोलता है जैसा कि तुम लोगों ने कहा मेरे अंदर ज्यादा दिमाग या विशेष योग्यताएं भी नहीं थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे समय और ज्ञान की जरूरत है। जहाँ तक समय का सवाल है ये सबके पास प्रचुरता में होता है। तुम सबके पास दौलतमंद बनने के लिए काफी समय था जिसे तुमने बर्बाद कर दिया। तुम लोगों के अनुसार तुम्हारे पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ तुम्हारा परिवार है जो सचमुच गर्व के लायक है। जहाँ तक ज्ञान का सवाल है तुम्हें याद होगा हमारे बुद्धिमान अध्यापक ने हम सबको यह सिखाया था कि ज्ञान दो तरह का होता है। एक तरह का ज्ञान वह होता है जो हम सीखते हैं और जानते हैं और दूसरी तरह का ज्ञान यह है कि हम उस चीज का पता कैसे लगाएं जिसे हम नहीं जानते। अरकाद बोलता है इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि
मैं उस चीज का पता लगाऊंगा जिस चीज के बारे में मैं नहीं जानता। समझदारी इसी में है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक जिंदगी का आनंद लें, क्योंकि इस दुनिया से जाने के बाद हमें पर्याप्त दुख ही मिलेंगे। आगे अरकाद बोलता है कि मुझे रिकॉर्ड रूम में नकल निवीस का काम मिला। मतलब पहले वहाँ के जो लेटर्स होते थे ना वो पत्थरों पे लिखे जाते थे, मतलब पत्थरों पे नकल उतारी जाती थी उन लेटर्स की, फिर उसके बाद में उन्हें आग में झोंक दिया जाता था, जिसकी वजह से वो कभी भी टूटे ना, उनके जो शब्द लिखे हुए ना वो कभी मिटे ना। तो पत्थरों पर ही कलाकारी पहले हुआ करती थी। वो बोलता है उसमें इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी मैं कुछ भी नहीं बचा पाता था। मैं जो भी कमाता था वो सब कुछ खर्च हो जाता था। मेरे पास बचत के नाम पर एक भी सिक्का नहीं था। फिर एक दिन साहूकार अल्गिमेश सिटी मास्टर के पास आया। उन्होंने नए नियम की नकल मांगी और अरकाद से कहा कि मुझे ये आज ही चाहिए। अगर तुमने इसको पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें तांबे के 2 सिक्के दूंगा। अरकाद बोलता है मैंने कड़ी मेहनत की, परंतु वह नियम बहुत ज्यादा लंबा था। जब अल्गिमेश आए तो काम अधूरा पड़ा। वह बहुत ज्यादा नाराज होकर बोले कि अगर मैं उनका गुलाम होता तो वो मेरी खाल उधेड़ देते। बहरहाल मैं जानता था कि सिटी मास्टर उन्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाने देंगे, इसलिए मुझे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था। अरकाद अल्गिमेश से बोलता है कि आप बहुत ज्यादा अमीर हो, मुझे भी जानना है कि मैं कैसे अमीर हो सकता हूँ। अगर आप मेरे से इस चीज का प्रॉमिस करते हो कि आप मुझे बताओगे कि किस तरीके से अमीर हो सकते हैं, तो मैं इस लेटर को सुबह होने से पहले ही पूरा कर दूंगा। तब अल्गिमेश उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा दुस्साहसी हो, पर लेकिन मुझे तुम अच्छे लगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि अगर तुमने सुबह तक इसको पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि अमीर बनने के नियम क्या होते हैं। फिर जब अगली सुबह काम पूरा हो जाता है तो अल्गिमेश पर तो अरकाद के पास बैठते हैं और उसको बताते हैं कि जब युवक बूढ़े लोगों के पास सलाह लेने आते हैं ना तो उन्हें अनुभव से हासिल ज्ञान मिलता है, परंतु अक्सर युवक ये मान लेते हैं कि बूढ़े लोगों के पास जो ज्ञान है ना वो गुजरे जमाने का ज्ञान है और वर्तमान में उससे कोई भी लाभ नहीं होगा। यही वजह है कि वे उस ज्ञान का लाभ नहीं उठा पाते। मगर एक बात हमेशा याद रखना, आज जो सूरज चमक रहा है ना ये वही सूरज है जो तुम्हारे पिता के जमाने में चमकता था, और यह सूरज तब भी चमकता रहेगा जब तुम्हारे नाती पोते इस दुनिया से चले जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, युवाओं के विचार उन ध्रुव क्रांतियों की तरह होते हैं जो अक्सर आसमान को चमकदार बना देते हैं, जबकि बुढ़ापे के ज्ञान सितारों की तरह होते हैं जिनकी चमक में कोई फर्क नहीं आता। इसलिए समुद्री यात्रा करने वाले लोग सितारों के आधार पर अपनी दिशा निर्धारित करते हैं, धूमकेतुओं के आधार पर नहीं करते। वो बोलते हैं कि मेरे शब्दों को ना गांठ बांध कर रख लो, क्योंकि अगर तुम मेरी बातों में छिपी सच्चाई को नहीं समझ पाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी रात भर की मेहनत बेकार गई। फिर वो आगे बोलते हैं कि मैं दौलत की राह पर तब पहुंचा था जब मैंने ये फैसला किया था कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखूंगा। अगर तुम भी ऐसा ही करोगे तो तुम भी दौलत की राह पर पहुंच जाओगे। अरकाद ने बोला बस इतना ही? फिर उन्होंने जवाब दिया, भेड़ चराने वाले किशोर को साहूकार में बदले के लिए बस इतना ही काफी था। फिर अरकाद बोलता है कि मैं जो भी कमाता हूँ वो मेरे पास ही तो रहता है, मैं तो किसी को नहीं देता। फिर वो बोलते हैं, क्या तुम दर्जी वाले का हिसाब नहीं करते? क्या तुम मोची वाले को पैसे नहीं देते? क्या तुम दूध वाले को पैसे नहीं देते? क्या तुम खाने के लिए पैसे नहीं देते? क्या तुम मकान मालिक को पैसे नहीं देते? फिर तुम्हारे पास क्या बचता है? तो अरकाद बोलता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचता। तभी तो मैंने तुमसे बोला कि अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने पास रखो। वो बोलते हैं, क्या तुम बिना खर्च किए जिंदा रह सकते हो? तुम्हारी पिछले महीने की कमाई कहाँ है? पिछले साल की कमाई कहाँ है? मूर्ख, तुम बाकी सबको पैसे दे देते हो परंतु खुद को नहीं देते। बेवकूफ, तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मेहनत कर रहे हो। इससे अच्छा तो तुम गुलाम बन जाओ और मालिक तुम्हारी मेहनत के बदले में तुम्हें खाने तथा पहनने को दे देगा। अगर तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने पास रखोगे तो तुम्हारे पास 10 साल में कितनी दौलत जमा हो जाएगी? अरकाद बोलता है, मेरा गणित ठीक ठाक था इसलिए मैंने तत्काल जवाब दिया, मेरी 1 साल की आमदनी के बराबर। वे बोले, तुम्हारी बात आधी सच है। देखो, तुम जो भी स्वर्ण मुद्रा बचाते हो वह तुम्हारी गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करती हैं। यह स्वर्ण मुद्रा जितनी भी तांबे के सिक्के कमाते वे सब उसकी संतानें हैं और वे भी तुम्हारे लिए धन कमा सकती हैं। अगर तुम दौलतमंद बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बचत का निवेश करना चाहिए ताकि तुम्हारी बचत और उसकी संतानें धन कमाएं, तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत प्रदान करें। वो आगे बोलते हैं कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी रात भर मेहनत के बदले में तुम्हें गलत सलाह दे रहा हूँ,
लेकिन यकीन मानो कि मैं तुम्हें 1000 गुना ज्यादा भुगतान कर सकता हूँ, बशर्ते तुम्हें मेरी बातों के पीछे छिपी सच्चाई को समझने की बुद्धि होनी चाहिए। इसलिए अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखो, चाहे तुम्हारी कमाई कितनी ही क्यों ना हो। तुम्हें उसके 10वें हिस्से यानी 10% से कम नहीं बचाना चाहिए। तुम इसे जितना ज्यादा बचा सकते हो बचा लो। सबसे पहले खुद को भुगतान करो। बची हुई कमाई में अपना खर्च चलाओ। दर्जी और मोची से इतना सामान मत खरीदो कि तुम अपनी बची हुई आमदनी में से उनका भुगतान कर पाओ। इसके अलावा तुम्हें बची हुई कमाई में से ही भोजन, परोपकार और ईश्वर के प्रायश्चित के लिए भी खर्च करना होगा। पेड़ की तरह ही दौलत भी एक छोटे से बीज से उगती है। तुम्हारे द्वारा बचाया गया तांबे का एक सिक्का वह बीज है जिससे तुम्हारी दौलत का पेड़ उगेगा। जितनी जल्दी तुम ये बीज बो दोगे, पेड़ उतनी ही जल्दी उगेगा। तुम जितनी निष्ठा और निरंतरता से उस पेड़ में अपनी बचत का पानी सींचोगे, उतनी ही जल्दी तुम उसकी छाया के नीचे आराम कर सकते हो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चले गए और अरकाद अकेला बैठकर सोचने लगा। फिर 1 साल तक अरकाद बहुत ज्यादा मेहनत करता है, अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा भी निकालता है और पैसे जमा कर लेता है। अल्गेमिश फिर से आते हैं और उससे पूछते हैं, और अरकाद, हमारी पिछली मुलाकात के बाद तुमने कितना धन कमाया? वो गर्व से जवाब देता है, हाँ मैंने किया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, और तुमने उस पैसे का क्या किया? फिर अरकाद बोलता है कि मैंने उसे ना ईंट बनाने वाले को दे दिया है। उसने मेरे से कहा है कि वह दूर देशों की यात्रा करता है, वहाँ वे टायर से मेरे लिए फिनिशियंस के दुर्लभ रत्न लेकर आएगा। उसके लौटने के बाद हम उन रत्नों को ज्यादा कीमत में बेचकर मुनाफा कमाएंगे। उसके बाद अल्गेमिश्वर गुरगुरा कर बोल, हर मूर्ख अपनी गलतियों से ही सीखता है, परंतु तुमने रत्नों के बारे में ईंट बनाने वाले पर कैसे भरोसा कर लिया? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले से ज्योतिषी की भविष्यवाणी पूछते हो? नहीं ना। अगर तुम्हें जरा भी बुद्धि है तो तुम उसके लिए ज्योतिषी के पास जाते हो। तुम्हारी पूरी बचत अब चली गई बेटे। तुमने अपनी दौलत के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया, लेकिन तुम इसे दोबारा बो सकते हो। दोबारा से उतनी ही मेहनत करो, पूरे साल मेहनत, और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बाहर निकालो। वे आगे बोलते हैं, सलाह एक ऐसी चीज है जिसे लोग मुफ्त में बांटते हैं, परंतु इस बारे में सतर्क रहने की जरूरत है। वही सलाह मानो जो मानने योग्य हो। जो व्यक्ति अपनी बचत के बारे में अनुभवहीन व्यक्तियों से सलाह लेता है, वह गलत सलाह के कारण अपनी बचत गवा देता है। और वो इतना कहकर चले जाते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा था, उस ईंट वाले ने उसे ऐसे ही लोकल से वो रत्न लाकर दे दिए जो कांच के बने हुए थे, और उसका पूरा पैसा डूब गया। लेकिन अरकाद ने हार नहीं मानी। अपनी पूरी साल की बचत खोने के बाद भी उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो दोबारा बचत करे। फिर से उसने बचत करना स्टार्ट किया। फिर उसने पूरी साल मेहनत करी। फिर से अल्गेमिश आते हैं और वो पूछते हैं कि और बेटे, इस साल तुमने बचत की? तो वो बोलता है, हाँ इस साल मैंने बचत की। मैंने खुद को भुगतान किया और अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाया। मैंने अपनी बचत ढाल बनाने वाले अगर को कांसा खरीदने के लिए दी। वह मुझे हर चौथे महीने ब्याज देता है। अल्गेमिश बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा किया, परंतु ये बताओ उस ब्याज का तुम क्या करते हो? तब वो बोलता है, मैं उससे बेहतरीन जश्न मनाता हूँ, बेहतरीन शराब पीता हूँ, बेहतरीन खाना खाता हूँ। तब वो हंसते हुए बोलते हैं कि तुम अपने बचत की संतानों को खा रहे हो। फिर आगे बोलते हैं कि फिर तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वे तुम्हारे लिए काम करेंगे, और फिर उनकी संतानें कैसे होंगी जो तुम्हारे लिए काम कर सके? सबसे पहले सिक्कों के गुलामों की सेना बनाओ, उसके बाद तुम बिना पछताए बेहतरीन जश्न मना सकते हो। इतना कहकर वो चले जाते हैं। इसके बाद अरकाद बोलता है कि मैंने उनको सीधा 2 साल बाद देखा। बुढ़ापे के कारण उनके चेहरे पर झुर्रियां बढ़ चुकी थी और कंधे झुक गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, अरकाद क्या तुम्हें वह दौलत मिल चुकी है जिसका तुमने सपना देखा था? अरकाद बोलता है, उतनी तो नहीं मिली जितना मैं चाहता था, परंतु मेरे पास कुछ संपत्ति है। यह संपत्ति ब्याज कमाती है तथा उसका ब्याज और ब्याज कमाता है। वो आगे बोलते हैं, और क्या तुम अब भी ईंट बनाने वाले की सलाह लेते हो? अरकाद बोलता है, ईंट के बारे में वे अच्छी सलाह देते हैं। ये सुनकर वो बोले, अरकाद तुमने मेरा सबक अच्छी तरह से सीख लिया। पहले तो तुमने ये सीखा कि अपनी आमदनी से कम खर्च से कैसे चलाया जाए। फिर तुमने उन लोगों का सलाह लेना बंद कर दी जो उस क्षेत्र का अनुभव और ज्ञान नहीं रखते। और अंत में तुमने ये सीखा कि धन से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। तुमने ये सीख लिया कि धन को कैसे हासिल किया जाता है, इसे अपने पास कैसे रखा जाता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसलिए तुम जिम्मेदारी का पद संभालने के योग्य बन चुके हो। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरा पुत्र हमेशा खर्च की योजना बनाते रहते हैं और कमाने के बारे में जरा भी नहीं सोचते।
मेरी जायदाद बहुत जगह फैली हुई है और मैं उसे नहीं संभाल सकता क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अगर तुम निप्पर जाकर मेरी जायदाद संभालो तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूँ। तो अरकाद बोलता है इस तरह मैंने निप्पर जाकर उनकी जायदाद संभाली जो काफी बड़ी थी, क्योंकि मुझ में प्रबल महत्वाकांक्षाएं थी और मैंने दौलत संभालने के लिए 3 नियमों में निपुणता हासिल की थी। इसलिए मैंने उनकी जायदाद के लाभ को बहुत बढ़ा दिया। परिणाम ये हुआ कि मेरे पास काफी पैसा आ गया और जब अल्गिमेश उस दुनिया से चले गए तो मुझे उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद का कुछ हिस्सा भी मिल गया। अरकाद ने जब अपनी कहानी खत्म की तो एक मित्र ने कहा, तुम सचमुच खुशकिस्मत हो कि अल्गिमेश ने तुम्हें अपना वारिस बनाया। अरकाद बोलता है कि मैं इसलिए खुशकिस्मत था क्योंकि मेरे अंदर दौलतमंद बनने की प्रबल इच्छा थी। क्या मैंने 4 साल मेहनत नहीं करी? क्या मैंने अपना पूरा 1 साल बची हुई दौलत को नहीं गंवाया? क्या मैंने मेहनत नहीं करी? मैं अगर आज इस मुकाम पर हूँ तो अपनी इच्छा की बदौलत ही हूँ, अपनी मेहनत की बदौलत ही हूँ। अगर मुझे विरासत में भी चीजें मिली है ना तो वहाँ पर भी मैंने मेहनत करी है। कुछ लोग तो इस बात को समझ गए, पर लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते ही हैं जो यही सोचते हैं कि यार उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी इसलिए उसको ये सब मिल गया। तो वो लोग ये चीजें नहीं समझे। बाकी जो लोग समझ गए उन्होंने ये निर्णय लिया वो भी अपनी कमाई 10वां हिस्सा निकालेंगे और धीरे धीरे वो भी दौलतमंद होने की कोशिश करेंगे। सो कुछ मित्रों ने मेहनत करी और वो बार बार अरकाद के पास जाते थे, उनसे सलाह लेते थे और इस तरह उनकी भी जिंदगी धीरे धीरे अच्छी होती गई। इसलिए दोस्तों हमेशा अपनी इनकम का 10% खुद के लिए हमेशा बचा कर रखो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है खाली पर्स के 7 इलाज। अब इसमें हम ये जानेंगे कि वो 7 तरीके क्या हैं जो हमारे खाली पर्स को भर सकते हैं। तो मैं आपको अब बताती हूँ कि बेबीलोन इतना ज्यादा अमीर हुआ कैसे। वहाँ के जो राजा थे उन्होंने देखा कि जब उन्होंने मंदिर का काम शुरू करवाया था तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा था, लोग मेहनत भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मंदिर का बन गया, मंदिर का काम खत्म हो गया, धीरे धीरे लोगों को रोजगार मिलना बंद हो गया। लोगों की हालत और ज्यादा बद से बदतर होती गई। तब उन राजा ने ये डिसाइड किया कि मुझे मेरे शहर में हर एक इंसान अमीर चाहिए। ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसकी वजह से वहाँ का हर एक इंसान अपनी मेहनत के बलबूते पर अमीर हो। फिर उन्हें याद आया कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कौन है, उससे सलाह लेनी चाहिए। और वो तो आप जानते ही हैं, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था अरकाद। तो अरकाद के पास न्योता जाता है कि उन्हें महाराज ने बुलाया है। तब महाराज उससे बोलते हैं कि अरकाद मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे शहर के निवासी हैं हर एक अमीर हो, अपने पैरों पर सक्षम हो, उसके पास वो सब चीज हो जो वो चाहता है। जो भी तुम्हें नियम पता है अमीर बनने के, जो कि तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो, क्या तुम अपना ज्ञान उन लोगों के साथ बांटोगे? क्या उनको भी सिखाओगे कि किस तरीके से वो अमीर हो सकते हैं? तो अरकाद बोलता है ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि अगर मैं किसी को सिखा पाऊँ कि वो कैसे अमीर बन सकते हैं। सो हर सुबह जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, उस तरीके से अरकाद की क्लासेस होती थी। उन क्लासेस में ही उन्होंने वो 7 रूल्स बताए जिसकी वजह से हम अपने खाली पर्स को भर सकते हैं। सो वही रूल्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। सो आई होप अच्छे से सुनना एंड अच्छे से समझना। एंड आई नो कि आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा स्टोरी सुनकर। आगे भी बहुत मस्त स्टोरीज हैं, आगे ही बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट नियम से। सो हमारा फर्स्ट नियम है अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। सो पहली क्लास थी तो सभी लोग बैठे हुए थे। तो अरकाद ने हर किसी से एक एक करके पूछा कि आप लोग क्या करते हो। तो पहले एक इंसान ने बोला कि मैं नकल निवीस हूँ, जो कि अरकाद भी पहले था। तो अरकाद ने बोला कि हाँ मैं भी पहले यही काम करता था। दूसरे ने बोला कि मैं कपड़े बेचता हूँ। तीसरे ने बोला कि मैं दूध बेचता हूँ। चौथे ने बोला कि मैं केक बना के बेचता हूँ। तब अरकाद बोलता है यहाँ पर हर तरीके का इंसान है जो कुछ ना कुछ बेचता है और जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। आगे बोलता है ऐसे बहुत से काम और श्रम होते हैं जिससे इंसान धन कमा सकता है। कमाई का हर तरीका धन की नदी की तरह है। काम करने वाला अपनी मेहनत से उस नदी का रुख अपने पर्स की ओर मोड़ सकता है। इसलिए आपके पर्स में आपकी योग्यता के अनुसार धन की छोटी या बड़ी धारा बहती है। क्या यह सच नहीं है? सब लोगों ने कहा हाँ ये बिल्कुल सच है। अरकाद ने आगे बोला कि अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हो तो क्या यह समझदारी पूर्ण नहीं होगा कि आप दौलत
के उस सूत्र का उपयोग करना शुरू करें जिसे आपने पहले से स्थापित कर रखा है। फिर अरकाद अंडे के एक गरीब व्यापारी की ओर मुड़ा। अरकाद ने उससे पूछा, अगर आप किसी डलिया में हर सुबह 10 अंडे रखें और हर शाम को उनमें से 9 अंडे निकाल लें तो कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद वह डलिया पूरी तरह भर जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं हर दिन उनमें जितने अंडे डालता हूँ उसमें एक अंडा कम निकालता हूँ। अरकाद मुस्कुराते हुए कक्षा की ओर मुड़े। क्या आप में से किसी का पर्स खाली है? सभी लोग हंसने लगे। फिर उन्होंने मजाक में अपने खाली पर्स लहराकर अरकाद को दिखाए। अरकाद आगे बोला, ठीक है, अब मैं आपको खाली पर्स का पहला इलाज बताता हूँ। आप वही करें जिसका सुझाव मैंने अंडे के व्यापारी को दिया। अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालें। जब आप अपनी सिर्फ 90% आमदनी ही खर्च करेंगे तो जल्द ही आपका पर्स मोटा होने लगेगा। पर्स भारी होने से आपको अच्छा लगेगा और आपके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। आगे अरकाद बोलता है कि ये सुनने में तो बहुत ज्यादा आसान लगता है, लेकिन मेरी इस बात को हल्के में ना लें, ये उतना ही मुश्किल है, क्योंकि आप अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हो फिर भी पैसों के लिए इधर से उधर भटकते रहते। यहाँ तो सिर्फ आपको 90% ही खर्च करना है और 10% खुद के लिए बचा के रखना है। अरकाद बोलता है कि मैंने भी इस नियम का इस्तेमाल किया था और आप देख सकते हो कि आज मैं कहाँ हूँ। अरकाद आगे बोलता है, मैं आपको एक विचित्र सत्य बताता हूँ जिसका कारण मैं आज तक नहीं समझ पाया। जब मैंने खर्च के लिए सिर्फ 90% आमदनी रखी तब भी मेरा खर्च उतनी ही अच्छी तरह से चल रहा था। मैं पहले जितनी कड़की में रहता था लगभग उतनी ही कड़की में रहा। इसके अलावा कुछ समय बाद धन मेरे पास पहले से ज्यादा आसानी से आने लगा। निश्चित रूप से ये देवताओं का नियम है। जो व्यक्ति अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा बचा कर उसे खर्च नहीं करता उसके पास धन आसानी से आता है। इसी तरह यह भी सही है कि धन खाली पर्स वाले पर मेहरबान नहीं होता। इसलिए पहला नियम यही है कि अपनी आमदनी का 10% बचाओ। दूसरा नियम है खर्च को नियंत्रित करें। अरकाद बोलते हैं, जब कोई अपनी आमदनी में पूरा खर्च नहीं चला पाता तो वह अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से एक सिक्का कैसे बचा सकता है। कल आप में से कितनों के पर्स खाली थे? सबने जवाब दिया, हम सबके। परंतु आपकी आमदनी समान नहीं है। कुछ लोग दूसरों से ज्यादा कमाते हैं, कुछ का परिवार ज्यादा बड़ा है इसलिए उनका पालन पोषण करने में वे ज्यादा खर्च करते हैं। परंतु आमदनी और खर्च अलग अलग होने के बावजूद आप सबके पर्स एक जैसे यानी खाली थे। अब मैं आपको इंसानों के बारे में एक असामान्य सच्चाई बताता हूँ। वह यह है कि हमारे आवश्यक खर्च हमेशा हमारी आमदनी के अनुपात में बढ़ते रहेंगे जब तक कि हम उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। दोस्तों, जरूरी खर्च और इच्छाएं, इन दोनों के बीच के फर्क को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपकी आमदनी से आपकी जितनी इच्छाएं संतुष्ट हो सकती हैं, आपकी और आपके परिवार की इच्छाएं उससे कई ज्यादा होती हैं। उन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए आमदनी कम पड़ जाती है और बहुत सी इच्छाएं ऐसी रह जाती हैं जो संतुष्टि नहीं होती। इसलिए जो एसेंशियल चीजें जो ज्यादा जरूरी हैं उन पर हमें खर्च करना चाहिए, ना कि उन चीजों पर भी जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी वो चीज है पर लेकिन फिर भी हमें इसलिए चाहिए होती है क्योंकि यार अब कोई और उस चीज को पहन रहा है और ये ट्रेंड में है तो उस चक्कर में हम वो चीज खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से हम अपने, पहला नियम था 10% बचाओ अपना, एंड दूसरा नियम यही है कि अपने खर्च पर काबू रखो। अब हमारा तीसरा नियम है अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। अब दोस्तों, आपने 10% बचाना भी शुरू कर दिया, अपने खर्च पर नियंत्रण भी रखना शुरू कर दिया, अब धीरे धीरे आपका पर्स भी मोटा हो रहा है। अब उस पैसे को हम कैसे और ज्यादा बढ़ा सकते हैं? तो उसका सबसे अच्छा इलाज है इन्वेस्टमेंट। अरकाद बोलते हैं कि अपनी छोटी सी आमदनी से मैंने सुनहरे सेवकों की सेना तैयार की जिनमें से हर सिक्का या सैनिक मेरे लिए काम करता था और धन कमाता था। उन्हीं की तरह उनकी संतानें भी मेरे लिए काम करती थी और फिर उनकी संतानें, जब तक कि उनके संयुक्त प्रयासों से मुझे काफी आमदनी नहीं होने लगी। जब आमदनी अच्छी हो तो धन तेजी से बढ़ता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू अरकाद समझाते हैं कि एक किसान ने अपने पहले पुत्र के जन्म के समय एक साहूकार के पास चांदी के 10 सिक्के ब्याज पर जमा कर दिए। उसने साहूकार से कहा कि जब उसका पुत्र 20 साल का हो जाए तो वह मूलधन को सूद समेत लौटा दे। साहूकार हर साल में 25% ब्याज देने के लिए तैयार हो गया। किसान अपने पुत्र के लिए यह धन अलग कर रहा था, इसलिए उसने साहूकार से कहा कि वह ब्याज को भी मूलधन में जोड़ता रहे। जब वह लड़का 20 साल का हो गया तो किसान एक बार फिर साहूकार के पास गया और अपनी
जमा की गई राशि के बारे में पूछताछ की। साहूकार ने बताया कि चूंकि उसकी रकम चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रही थी, इसलिए उसने चांदी के जो 10 सिक्के जमा किए थे वे अब बढ़कर 30.5 सिक्के हो गए हैं। ये सुनकर किसान बहुत ज्यादा खुश हुआ। सो दोस्तों, जब भी आपके पास पैसा हो तो हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो भी सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने पर्स में, कहने का मतलब अपने बैंक अकाउंट में ही पैसे रखे रहोगे तो फिर वो बढ़ेंगे कैसे, है ना। उनको भी तो बढ़ाना है ना, उनकी भी तो सेनाएं बनानी है ना, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नेक्स्ट रूल है हमारा, अपनी पूंजी की रक्षा करें। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस इंसान के पास भी पैसा होता है ना, उसके सामने बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, उसे बहुत सारे ऐसे अवसर मिलते हैं जिसमें वो लालच में आ जाता है। जब उसे लगता है कि वह बहुत अच्छी योजनाओं में निवेश करके बहुत लाभ कमा सकता है, अक्सर उसके मित्र और रिश्तेदार ऐसे निवेशों में उत्साह से प्रवेश करते हैं और उसे भी यही करने के लिए प्रोहित करते हैं। यही होता है कि जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपके रिलेटिव्स अलग अलग चीजें बताएंगे, आपके फ्रेंड्स अलग अलग चीजें बताएंगे, जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है वही चीज आपको भी करने के लिए बोलेंगे। जो बिजनेस वो कर रहे हैं वही चीज आपको करने के लिए बोलेंगे। इसलिए उन लोगों की बातों में ना आकर अपने दिमाग का यूज करना चाहिए और अपने पैसों को ऐसे लोगों से बचाना चाहिए। आपने भी देखो, जब आपके पास पैसा हो ना तो हर कोई आपके पास आएगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो कोई नहीं आएगा आपके पास। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है अपने पैसे को सेव करने के लिए। तो 5वां रूल है हमारा, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। अरकात बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति का परिवार तब तक जिंदगी का पूरा आनंद नहीं ले सकता जब तक कि उसके मकान में उतनी जगह ना हो कि उसके बच्चे साफ सुथरी धरती पर खेल सके, और उसकी पत्नी ना सिर्फ सुंदर फूल लगा सके बल्कि परिवार को खिलाने के लिए अच्छी सब्जियां भी उगा सके। अपने घर का मालिक बनना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। जिस व्यक्ति में भी इच्छा शक्ति हो वो ऐसा कर सकता है। अरकात बोलते हैं कि हमारे महान सम्राट ने बेबीलोन की दीवारों को इतनी दूर तक फैला लिया है कि इसके भीतर बहुत सी खाली जमीन पड़ी है जिसे बहुत उचित कीमत पर खरीदा जा सकता है। आगे अरकात बोलते हैं, मैं आप लोगों से ये भी कहता हूँ कि साहूकार खुशी खुशी उन लोगों को उधार दे देते हैं जो अपने परिवार के लिए जमीन या मकान बनाना चाहते हैं। इस नेक काम के लिए आपको रकम आसानी से उधार मिल जाएगी। आप ईंट वाले और मकान बनाने वाले को पैसे देने के लिए उधार ले सकते हैं, बशर्ते आप अपनी तरफ से भी थोड़ी सी जमा पूंजी लगाएं और यह विश्वास दिला सकते हैं कि आप कर्जा चुका देंगे। तब आपको सच्ची खुशी का एहसास होगा, क्योंकि आप एक बहुमूल्य जायदाद के स्वामी बन जाओगे और उस पर आपका इकलौता खर्च यह होगा कि आपको सम्राट का टैक्स देना होगा। जैसे कि हमें अपने मकान पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, उसी तरीके से। इसलिए अपना मकान होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपको लगता है कि आप इतने स्टेबल हो चुके हो, हर किसी का सपना ही होता है कि हमारे ऊपर अपनी छत हो, अपना मकान, और उस चीज का एहसास ही बहुत ज्यादा अलग होता है। हमारा 6th रूल है, भावी आमदनी सुनिश्चित करें। अरकात बोलते हैं, धन के नियमों के ज्ञान से जो व्यक्ति धन इकट्ठा कर लेता है उसे अपने भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। इसे कुछ ऐसे निवेशों की योजना बनानी चाहिए जो कई साल तक सुरक्षित रूप से बढ़ते रहें और जरूरत के समय काम आए, जिसकी उनके समझदारी से पहले ही कल्पना कर ली थी। इंसान कई तरीके से अपने भविष्य के लिए धन को सुरक्षित कर सकता है। वह अपने खजाने को किसी गुप्त जगह पर जमीन में गाड़ सकता है, परंतु चाहे खजाने को कितनी भी चतुराई से छुपाया गया हो, अंत में चोर उसे लूट कर ले ही जाते हैं। इस वजह से मैं इस योजना की सलाह नहीं देता। इसीलिए भविष्य के लिए धन सुरक्षित करने के उद्देश्य से इंसान घर या जमीन खरीद सकता है। अगर घर या जमीन को समझदारी से चुना जाए ताकि भविष्य में उसकी उपयोगिता तथा मूल्य में वृद्धि हो, पैसे बढ़ते जाएं उसके, तो ऐसा करना लाभकारी है। भविष्य में इस चीज को बेचकर आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए हमें घर या जमीन ऐसी चीजें खरीद के रखनी चाहिए जिसे हम, अगर हमें फ्यूचर में जरूरत पड़े तो हम उसको बेचकर ज्यादा अच्छे दाम पा सकें और अपने जो भी गोल्स हैं उनको पूरा कर सकें। हमारा लास्ट एंड 7 रूल है, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाएं। अरकात बोलते हैं, जब मनुष्य अपने काम में ज्यादा कुशल बनता है तो वह अपनी कमाने की क्षमता को भी बढ़ा लेता है। अरकात बोलते हैं, जब मैं गरीब नकलनीज था और हर कुछ सिक्कों के बदले में लेटर्स लिखता था तो मैंने देखा कि कुछ नकलनीज मुझसे ज्यादा कमा लेते
देते थे और इस कारण उन्हें मुझसे ज्यादा आमदनी होती थी। इसलिए मैंने ये संकल्प किया कि मैं भी उनके जितना कमाऊंगा। उनके ज्यादा सफल होने का कारण जानने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। मैंने अपने काम में ज्यादा रुचि ली, एकाग्रता से काम किया, अपने प्रयास में ज्यादा लगन का प्रयोग किया और देखते ही देखते जितने मैं लेटर्स लिखता था ना, उससे बहुत कम लोग लिख पाते थे। जल्दी मुझे अपनी बढ़ी हुई क्षमता की वजह से पुरस्कार मिला। अपनी तनख्वाह बढ़ने के लिए मुझे अपने मालिक के पास 6 बार जाने की जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, हमारे पास जितना ज्ञान होता है हम उतना ही कमा सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी कला में ज्यादा निपुणता हासिल करने की कोशिश करता है, उसे उसके अच्छे पुरस्कार मिलते हैं। अगर वह कारीगर है तो वह अपने व्यवसाय के सर्वाधिक योग्य व्यक्ति से सीख सकता है। अगर वह कानून या उपचार के क्षेत्र में मेहनत करता है तो वह अपने व्यवसाय के बाकी लोगों से विचार विमर्श कर सकता है या उनकी सलाह ले सकता है। अगर वह व्यापारी है तो वह लगातार अच्छी चीजों की तलाश कर सकता है जिन्हें कम कीमतों पर खरीदा जा सकता है। इसलिए आप जो कुछ भी करते हो अपनी लाइफ में अपनी स्किल्स के बदौलत ही कर सकते हो। तो अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, जितना आप अपनी स्किल्स को बढ़ाओगे उतना ही अच्छा अर्न कर सकते हो। सो दोस्तों, इस तरह खाली पर्स का 7वां और अंतिम इलाज यही है कि अपनी शक्तियों का विकास करना, अधिक बुद्धिमान तथा योग्य बनने के लिए अध्ययन करना, आत्मसम्मान से काम करना। ऐसा करने पर हमें यह आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप सावधानी पूर्वक सोची गई इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे इस बुक में 7 इलाज या 7 रूल्स कह सकते हैं जो हमें अमीर बनने में हेल्प करते हैं। तो इनमें से आप कितने रूल्स को यूज करने वाले हो मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आगे देखते हैं कि क्या है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सौभाग्य की देवी से मिले। अगर कोई इंसान सौभाग्यशाली है तो उसके सौभाग्य की सीमा के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अगर उसे नदी में फेंक दिया जाए तो ना सिर्फ वो तैरकर बाहर निकल आएगा बल्कि उसके हाथ में ना एक पूती भी होगा। कहते हैं ना, जब किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। हाँ, पर इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि कभी कभी हमारी लाइफ में किस्मत से ही ऐसे चांसेस आते हैं जो हम गवा देते हैं। आपने खुद महसूस किया होगा, आपने खुद देखा होगा, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चांसेस आए होंगे जिसे आपने एक्सेप्ट नहीं किया होगा और अब आपको रिग्रेट हो रहा होगा कि काश उस समय में वो चीज को समझ पाता या पाती तो आज मैं इस मुकाम पर होता या होती। ये चीज हर किसी के साथ होती है। तो मतलब किस्मत हमें चांसेस देती है, पर लेकिन कुछ लोग उन चांस को ग्रैब नहीं कर पाते और जो लोग ग्रैब कर लेते हैं वो ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। तो उसी बारे में बताया गया है। तो इसमें बहुत सारी स्टोरीज बताई गई है इस चैप्टर में। सो मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूंगी इस चैप्टर से जो इसी के बारे में है कि किस तरीके से लोगों के पास मौके आए बट उन्होंने मौके गवा दिए। सो नेक्स्ट क्लास होती है। अरकात पहुंचते हैं क्लास में तो एक आदमी खड़े होकर बोलता है कि मुझे इस बारे में ही जानना है कि खुशकिस्मती क्या होती है और कैसे लोगों के पास चांसेस आते हैं और उनको गवा देते हैं। तो अरकात बोलता है काफी अच्छा टॉपिक है, चलो जिन लोगों को इस बारे में बात बतानी है, जिनको ये महसूस हुआ है कि मेरी लाइफ में ऐसे मौके आए थे लेकिन मैंने गवा दिए, तो उन्हीं जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी लोग थे, उन्हीं लोगों ने कुछ स्टोरी शेयर की है। सो मैं उसमें से आपको एक आधी स्टोरी बताऊंगी कि किसने क्या कहा। एक अच्छे कपड़े पहने हुए एक युवक ने कहा, मैं बताता हूँ, जब कोई व्यक्ति खुशकिस्मती के बारे में बातें करता है तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि उसके विचार जुए की टेबल मतलब गेमिंग टेबल की ओर मुड़े? क्या वहाँ हमें ऐसे लोग नहीं मिलते जो जीतने के लिए देवी की कृपा चाहते हैं? उसके बैठने के बाद एक आवाज सुनाई दी, रुको मत, अपनी बात पूरी करो, हमें बताओ, क्या जुए की टेबल पर देवी ने तुम पर कृपा की थी? क्या क्यूब में लाल हिस्सा ऊपर आया था? क्या तुमने जुआ घर के मालिक से ढेर सारा धन जीत लिया था? या फिर क्यूब का नीला हिस्सा ऊपर आया था जिससे जुआ घर का मालिक तुम्हारा मेहनत से कमाया धन बटोर कर ले गया? युवक ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि सौभाग्य की देवी को तो ये पता ही नहीं था कि मैं वहाँ पर हूँ या नहीं, परंतु आप में से बाकी लोगों के साथ तो ऐसा हुआ होगा। क्या आपने पाया कि देवी ऐसी जगहों पर आपका इंतजार कर रही होती है? क्या क्यूब को फायदे के लिए पलट रही थी? हम यह सुनने और सीखने के लिए उत्सुक हैं। अरकात ने कहा, बहुत ही समझदारी पूर्ण शुरुआत है। हम यहाँ पर प्रश्न के सभी पहलुओं का विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जुए की टेबल को नजरअंदाज करना अधिकांश लोगों की उस प्रबल भावना को नजरअंदाज करना है जिसमें व्यक्ति कुछ चांदी के सिक्के दाव पर लगाने के बाद ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं जीतने की आशा करता है। उसमें से एक आदमी बोलता है कि मुझे ना कल की घुड़दौड़ की याद आ गई। अगर सौभाग्य
सौभाग्य की देवी जुआ घर में मिल सकती है तो निश्चित रूप से घुड़दौड़ों में भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जहाँ सजे हुए रथ और तेजी से दौड़ते घोड़े बहुत ज्यादा रोमांच प्रदान करते हैं। हमें ईमानदारी से बताएं अकरात, क्या आपने कान में धीरे से ये फुसफुसा दिया था कि आप कल निवेवे के भूरे घोड़े पर अपना दाव लगाएंगे? मैं आपके ठीक पीछे ही खड़ा था। जब मैंने सुना कि आप उन भूरे घोड़ों पर दाव लगा रहे हैं तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हम सब जानते हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं, कि निष्पक्ष दौड़ में पूरे एसीरिया में कोई भी घोड़ा हमारे प्रिय घोड़े को नहीं हरा सकता। क्या देवी ने आपके कान में चुपके से ये कहा था कि भूरे घोड़े पर दाव लगाओ, क्योंकि आखिरी चक्कर में अंदर वाला काला घोड़ा लड़खड़ा गया और आपका घोड़ा जीत गया, जबकि हम सब जानते हैं कि वो घोड़ा इस योग्य नहीं था। अरकाद ने इस चिटोली पर मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास ये महसूस करने का क्या कारण है कि सौभाग्य की देवी घुड़दौड़ में किसी व्यक्ति के दाव में इतनी रुचि रखेंगी? मेरे लिए वे प्रेम और गरिमा की देवी हैं, जो जरूरतमंद लोगों की मदद करती हैं और योग्य लोगों को पुरस्कार देती हैं। मैं जुआगर या घुड़दौड़ में उनकी तलाश नहीं करता, जहाँ ज्यादातर लोग धन कमाने के बजाय गवाते हैं। इसके बजाय मैं दूसरी जगहों पर उनकी तलाश करता हूँ, जहाँ इंसानों के काम ज्यादा महत्वपूर्ण और पुरस्कार के योग्य होते हैं। तो ये कहानी तो यही खत्म हुई। आगे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो इस चैप्टर में बताई गई है कि एक ऊँट वाला होता है जो ऊँट खरीदने के लिए बाहर गया होता है। जब वो वहाँ से लौटता है तो वो देखता है कि शहर का दरवाजा बंद हो गया है और उसे पूरी रात यहीं पर रुकना होगा, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वहीं से एक आदमी निकल रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो इधर उधर घूम रहा होता है। वो उस ऊँट वाले के पास आता है और बोलता है कि आदरणीय श्रीमान, आपके हुलिये से मुझे लगता है कि आप मवेशियों के खरीदार हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपको अपनी बहुत अच्छी भेड़ें बेचना चाहूंगा, जिन्हें मैं अभी अभी लाया हूँ। मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार है, उससे बहुत ज्यादा बुखार है, मुझे तत्काल लौटना होगा। आप मेरी भेड़ें खरीद लें ताकि मैं और मेरे नौकर ऊँटों पर सवार होकर बिना देर किए तत्काल घर लौट जाएं। इतना अंधेरा था कि भेड़ सही से दिखाई नहीं दे रहे थे, हालांकि उनकी आवाज से समझ में आ रहा था कि रेवाड़ बहुत ज्यादा अच्छा है। बट वो ऊँट वाला जो होता है उसका दिमाग वैसे बनाया हुआ होता है, तो वो क्या सोचता है कि वो उससे ये कहता है कि सुबह होने का इंतजार करो, जब तक मेरा आदमी आपकी भेड़ों को सही से नहीं देख लेता ना, तब तक मैं इनको खरीदूंगा नहीं। वो बहुत ज्यादा विनती करता है, भेड़ों का मालिक बहुत ज्यादा विनती करता है, मेरी बीवी की सच में बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और मुझे अभी ही लौटना होगा, कृपया करके मेरी भेड़ें खरीद दो। और वो बहुत ज्यादा कम दामों में उन भेड़ों को बेच रहा होता है, पर लेकिन वो ऊँट वाला नहीं मानता। वो अपने नौकर को छोड़कर जाता है कि इनके पास ही रहना और जैसी ही सुबह होती है इनको पैसे दे देना और भेड़ों को लेकर आ जाना। सुबह होती है, वो तो देखता है कि शहर का दरवाजा खुल चुका है। जब वो उस भेड़ वाले के पास जाने को होता है तो देखता है कि इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी हुई है। जब वो देखता है कि भेड़ वाले के पास इतने सारे लोग भेड़ों को खरीदने के लिए खड़े हैं, क्योंकि वो भेड़ें सच में बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। जिस कीमत में वो बेच रहा था रात में, अब वो उससे दुगनी तिगने रेट में बेच रहा होता है और उसकी सारी भेड़ें बिक जाती है। तब वो ऊँट वाला बोलता है, इस वक्त मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही थी, पर लेकिन मेरा दिमाग ही मारा गया था कि मैंने सौभाग्य की देवी को सही से देखा नहीं और मैं उस वक्त फैसला नहीं कर पाया कि मुझे भेड़ें खरीदनी चाहिए या नहीं। तो इस तरीके से हमारी लाइफ में बहुत सारे चांसेस आते हैं जिनमें हम अपने डाउट्स की वजह से, अपने डाउट्स क्लियर ना होने की वजह से उनको गवा देते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में हमें हमेशा क्लियरिटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो। अपने डाउट को इतना भी ज्यादा मत घुसाओ कि आप सही चीज को नहीं समझ पाए। तो इस चैप्टर में यही समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि क्या है हमारा। सो नेक्स्ट है हमारा बेबीलोन का साहूकार। एंड ये वाली स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रोडन होता है। वो बहुत ज्यादा खुश भी होता है और बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसके पर्स में 50 सोने की मोहरें होती हैं, जो उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी होती हैं। इतनी ज्यादा मोहरें उसने कैसे कमाई वो मैं आपको बताती हूँ। जो शाही रक्षक होते हैं ना, उनके भालों पर उसने बहुत अच्छी नोक का नमूना पेश किया, जिसकी वजह से सम्राट बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने खुश होकर उसको 50 मोहरें दे दी। अब वो मोहरों से वो बहुत ज्यादा खुश तो है, पर लेकिन उससे भी ज्यादा वो परेशान है कि उसका वो करे क्या। फिर वो एक साहूकार के पास जाता है जिसका नाम मैथन होता है, जो बहुत से लोगों को कर्ज देता है। जब रोडन उसके पास पहुंचता है तो उसके पास वाले आदमी होते हैं, वो कहते हैं, आज तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई जो
तुम कर्जा लेने के लिए यहाँ तक आ गए? तो वो मैथन से बोलता है कि मैं आज आपसे कर्जा लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपसे सलाह लेने आया हूँ। इतना सुन के मैथन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि हमेशा लोग उसके पास सिर्फ कर्जा लेने आते हैं, पैसे मांगने आते हैं। आज कोई पहला इंसान आया है जो उससे सलाह मांग रहा है। उस वक्त वो भोजन कर रहा होता है। वो बोलता है कि मेरे दोस्त के लिए भी एक थाली लगाई जाए, ये मेरा मित्र है, जो मुझसे सलाह लेने आया है ना, वो मेरा मित्र है। पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग मुझसे पैसे नहीं मांगने आए हैं, मुझसे सलाह मांगने आए हैं, तो ये मेरे अतिथि के बराबर है। फिर वो पूछता है कि ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुम्हें मेरी सलाह की जरूरत पड़ गई, जिसके लिए तुम यहाँ तक आ गई? तब वो बोलता है कि सम्राट ने मुझे खुश होकर 50 सोने की मोहरें दी हैं। फिर मैथन बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे काम की वजह से, तुमसे प्रसन्न होकर, तुम्हारी मेहनत को देखकर सम्राट ने तुम्हें इतना अच्छा इनाम दिया, इसमें मुसीबत की क्या बात है? तब वो बोलता है कि मुसीबत ये है कि मेरी बहन इन मोहरों को मुझसे मांग रही है। वो अपने पति के व्यापार के लिए इसका प्रयोग करना चाहती है। उसका पति एक व्यापार शुरू करना चाहता है, जो कि वो उस व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो चाहती है कि मैं उसको ये 50 मोहरें दे दूं, जब उसका काम बहुत अच्छा चलने लगेगा तो वो मुझे लौटा देगी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरी ये मोहरें हमेशा के लिए चली ना जाएं। फिर मैथन बोलते हैं मेरे मित्र, जिस विषय पे आप सलाह लेने आए हो ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया विषय है। धन अपने साथ जिम्मेदारी भी लाता है। धन के स्वामी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसके साथियों के साथ उसकी स्थिति बदल जाती है। धन के साथ यह डर भी आता है कि कहीं यह धन चला ना जाए या कोई चालबाजी से उसे ले ना ले। पैसों से नेक काम करने की शक्ति और सामर्थ्य मिलता है। इसी तरह धनवान व्यक्ति के सामने ऐसे अवसर भी आते हैं जब बहुत अच्छे इरादों के बावजूद वह मुश्किल में पड़ जाता है। तो मैथन रोडन से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुमने सुनी भी होगी या नहीं। एक किसान होता है जो जानवरों की भाषा समझता है। तो वो एक बैल और खच्चर को बात करते हुए सुनता है। बैल बहुत ज्यादा शिकायत करते हुए खच्चर से बोलता है, तुम मेरी मेहनत को क्या समझोगे? मैं पूरे दिन कड़कती धूप में हल चलाता हूँ, इतना भारी हल, पूरे खेत को जोतता हूँ। मैं चाहे कितना भी थक जाऊँ, मेरे पैर कितने भी दर्द कर रहे हो, पर लेकिन फिर भी मैं काम करता हूँ। मैं रुकता नहीं हूँ जब तक मेरा मालिक मुझे रोकता नहीं है। और तुम्हारी क्या मस्त जिंदगी है, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम पूरा दिन पड़े रहते हो। जब मालिक का मन होता है तो वो तुम्हें थोड़ी दूर ले जाता है और वापस लेके आ जाता है। तुम्हारा तो दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा बढ़िया चलता है। फिर उसके बाद में खच्चर जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रिय स्वभाव का होता है। वो उससे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, एक काम करना, जब वो कल तुम्हें खेत जोतने के लिए ले जाए ना, तो तुम बीमार पड़ने की एक्टिंग करने लगना, एकदम से बीमार पड़ जाना, गिर जाना, तो उसे लगेगा कि बैल बीमार है तो आज इसको काम नहीं करने देंगे और तुम एक दिन का आराम भी कर सकते हो। सुबह होते ही उसने सेम चीज करी। जो नौकर था वो मालिक के पास गया, उसने बोला बैल बहुत ज्यादा बीमार है और वो आज जुताई नहीं कर सकता। तो सम्राट बोलता है कि जुताई तो आज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चलो एक काम करो, उस खच्चर को ले जाओ, उससे जुताई कराओ। पूरे दिन खच्चर बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उसके पैर दर्द कर रहे होते हैं, उसने आज तक इतनी मेहनत नहीं की हुई होती है, पूरे खेत को वो जोत। जब वो शाम को आता है तो वो बैल बोलता है कि यार आज तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, मैं पूरा दिन बस पड़ा रहा, हरी हरी घास खाता रहा और मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, पूरे दिन मैंने आराम किया है। तो वो खच्चर बोलता है कि तुम इतने ज्यादा आलसी हो कि तुमने खुद को बचने के लिए तुमने मुझे दाव पे लगा दिया। आज से हमारी दोस्ती यहीं पर खत्म हो जाती। मैंने तो तुम्हारा भला करने का सोचा था और उल्टा ही हो गया, मुझे ही इतना सारा काम करना पड़ा। तो वो किसान सारी बातें उनकी सुन रहा होता है। तब वो मैथन रोडन से बोलते हैं कि एक बात बताओ, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? तब रोडन बोलता है कि इस कहानी में ऐसा था ही क्या जो मैं सीखूंगा? तब मैथन समझाते हुए रोडन बोलते हैं कि, तो वो बोलते हैं कि पैसों के साथ भी सेम चीज है। वो बोलते हैं कि जो लोग भी से पैसे मांगने आते हैं ना, उनके उसके बदले मैं उनकी सबसे प्रिय चीज रख लेता हूँ। और ये संदूक इस चीज का गवाह है कि किसने मेरे पैसे लौटाए हैं और किसने मेरे पैसे नहीं लौटाए। जब भी मैं संदूक को देखता हूँ तो मेरे को हमेशा याद रहता है कि किस इंसान ने मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं। उस संदूक में बहुत सी चीजें निकलती हैं और हर एक चीज के ऊपर वो एक एक कहानियां सुनाते हैं। तो वो रोडन को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम अपनी बहन को पैसा देना चाहते हो तो उस खच्चर की तरह कहीं तुम्हारे साथ ना हो, क्योंकि पैसा जो है ना वो साथ में जिम्मेदारियां लेकर आता है। तो रोडन बोलता है कि अगर आपको मेरे बहन के पति को पैसे देने होंगे तो आप क्या सवाल करोगे? तो वो बोलते हैं कि मैं पैसे तभी दूंगा, मैं उससे पूछूंगा कि जिस व्यवसाय में तुम पैसा खर्च करना चाहते हो, जिस व्यवसाय में तुम पैसा लगाना चाहते हो, उसके बारे में जानते कितना हो, क्या क्या जानते हो। अगर वो उसके बारे में सब जानता हो तो मैं उससे पूछूंगा कि तुम ये वो सारा सामान कहाँ से लेकर आओगे, किस मार्केट में जाओगे, कहाँ कौन सी ऐसी मार्केट है जहाँ पे सस्ता सामान मिलता है।
है, किस तरीके से उस सामान की मार्केटिंग करोगे, किस तरीके से उस सामान को बेचोगे। तब रोडेंट बोलता है वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैथन बोलते हैं तो फिर मैं ऐसे कैसे किसी को अपना पैसा दे दूंगा। तुम्हें सेम चीज मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि अपना पैसा वहीं पर दो जहाँ तुम्हें लगता है कि वहाँ से रिटर्न आएगा, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई है। इसमें तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की और अपनी मेहनत का पैसा ऐसे ही किसी को नहीं दे देना चाहिए। अगर तुम किसी को कर्जा भी देते हो ना तो उसकी स्थिति देखकर कर्जा दो कि वो उस कर्जे को लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि वो उस कर्जे को नहीं लौटा पाता तो उसको कर्जा देने की जरूरत नहीं है। और रही बात मेरी, मैं कुछ लोगों को कर्जा इसलिए भी देता हूँ ताकि उनकी मदद हो सके, और जब मैं उनकी मदद करता हूँ तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना कर्जा दे देते हैं, पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं मौका देता हूँ पर वो अपना कर्जा नहीं चुका पाते। तो मैं उस चीज को बियर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है, पर लेकिन तुम उस चीज को बियर नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है। तो रोडन को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कहाँ हमें अपना पैसा देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेहनत की कमाई होती है। वही दोस्तों, आपको भी रोडन की तरह समझने की यही जरूरत है कि अगर आप किसी को पैसा देते हो ना तो ये सोच समझ के देना कि वो आपको लौटाने लायक है या नहीं, भले वो रिश्तेदारी में ही क्यों ना हो। रोडन की बहन थी, वो चाहता तो एकदम भावुक होके दे सकता था, पर लेकिन भावुकता में आकर आप अपनी मेहनत की कमाई किसी को मत दो। ये चीज हमेशा याद रखना। इसलिए मैथन बोलते हैं कि दूसरों को धन गंवाने से तो अच्छा है ना कि तुम खुद के ऊपर ही खर्च कर लो। इसलिए हमेशा दोस्तों याद रखो, बड़े पश्चाताप के बजाय थोड़ी सी सावधानी बेहतर होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा। आगे का जो चैप्टर है उसका नाम है बेबीलोन का ऊँटों का व्यापारी। स्टोरी ऐसी शुरू होती है कि एक लड़का होता है तरकाद, जो कि बहुत ज्यादा भूखा होता है। उसकी जेब में मतलब एक भी सिक्का नहीं होता कि जिससे वो खाना खरीद सके, खाना खा सके। उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। उसने लोगों से इतना ज्यादा कर्जा ले रखा होता है कि जहाँ भी जाओ उसको कर्जे वाले बोलते हैं, ओए तरकाद कब देगा मेरे पैसे, अब तक तूने मेरे पैसे नहीं दिए। उसी में से एक ऊँटों का व्यापारी होता है जिसका नाम होता है देवीजिर। जब वो देवीजिर को देखता है ना तो वो सोचता है यार ये फिर मिल गया, ये बहुत बुरी तरह टोकेगा, आज तो ये मुझे छोड़ने वाला ही नहीं है। देवीजिर अरकाद को देखता है और बोलता है, ओए अरकाद कब देगा मेरे पैसे, आज तो तू मुझे कम से कम एक चांदी का सिक्का तो दे ही सकता है। वो बोलता है कि मेरे पास खाने के लिए भी आज पैसे नहीं है, मैं आपको कहाँ से पैसे दूँ। जिस व्यवसाय के लिए मैंने आपसे कर्ज लिया था वो व्यवसाय बिल्कुल असफल हो गया, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। देवीजिर एक सराय में जाता है, मतलब एक रेस्टोरेंट में जाता है और उसमें तरकाद को भी ले जाता है। लोग देवीजिर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मजाकिया किस्म का इंसान होता है। तो तरकाद को भी लगता है कि चलो आज मुझे कम से कम यहाँ पे भोजन तो मिल जाएगा, वरना मेरे पास तो एक भी सिक्का नहीं था कि मैं भोजन कर सकूं। ठीक है, तो सभी लोग बैठ जाते हैं। वो ऑर्डर देता है कि मेरे लिए ये लेके आना, वो लेके आना, गरम गरम गोश्त लेकर आओ, बकरा लेकर आओ, और बहुत सी चीजें ऑर्डर करता है। वहीं पर तरकाद के लिए बोलता है मेरे साथ मेरा एक प्रिय दोस्त भी है, उसके लिए अच्छा सा एक जग में पानी लेकर आओ। तरकाद सोचता है यार ये तो मेरे लिए सिर्फ पानी ऑर्डर कर रहा है, इसने मेरे लिए तो कुछ मंगाया ही नहीं, लगता है आज पानी भी कर ही काम चलाना पड़ेगा। पर लेकिन गोश्त की खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। पर लेकिन देवीजिर ने उससे पूछा ही नहीं कि तुम्हें खाना है या नहीं खाना है। तभी देवीजिर बोलता है कि तरकाद मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ। वहीं पर आसपास जितने भी होटल में उसमें बैठे होते हैं लोग, वो सारे अपनी कुर्सी को खिसकाते हैं और बैठ जाते हैं कि यार देवीजिर एक कहानी सुना रहा है, चलो इसकी कहानी सुनते हैं। तब देवीजिर बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बड़ा ऊँटों का मालिक कैसे बना हूँगा? आज मेरे पास इतने सारे ऊँट हैं तो किस वजह से होंगे, क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? लोग बोलते हैं यार हाँ हमें तो सुननी है, हमें भी जानना है कि देवीजिर की लाइफ में आखिर हुआ कैसे था, वो इतना बड़ा ऊँटों का व्यापार अब कैसे करता है, इतना अमीर कैसे है। जब उसने बोला कि मैं पहले एक गुलाम था तो सारे लोग चौंक जाते हैं कि ये देवीजिर इतना ज्यादा तेज तरह का इंसान जिसके पास अभी इतना ज्यादा पैसा है, वो किसी का नौकर कैसे हो सकता है, वो एक गुलाम कैसे हो सकता है। फिर वो अपनी आगे कहानी बताता है कि पहले मैंने भी बहुत से लोगों से कर्जा ले लिया, बेबीलोन में हर किसी से मैंने कर्जा ले रखा था। फिर इतना ज्यादा मेरे ऊपर कर्जा हो गया कि मैंने अपनी बीवी को उसके मायके भेज दिया और मैं यहाँ से भाग गया, मतलब अपने कर्जे से भागकर वो कहीं और चला गया। वहीं पर उसकी मुलाकात लुटेरों से हुई जो लोग सामान लूटते थे लोगों का, तो उनकी टीम में वो शामिल हो गया। तो उसने लूट मार करना स्टार्ट कर दिया। पहली लूट तो बहुत अच्छी हुई, जैसे उसने दूसरी लूट करी उन सारी टीम ने, तो वो सारे लोग पकड़े गए। वहीं पर देवीजिर को भी पकड़ लिया। तो उस राजा की 4 रानियां थी, उन 4 रानियों के सामने उसको पेश कर दिया कि तुम चाहो तो इसे अपना किन्नर बना सकते हो। देवीजिर बोलता है चारों की चारों रानियां बहुत ज्यादा सख्त लग रही थी, उन्हें देखकर लग रहा था कि वो मेरे ऊपर
बिल्कुल भी दया करने वाली नहीं है। उसी में से जो पहली रानी थी वो बोलती है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे एक ऐसा गुलाम चाहिए जो मेरे ऊँटों की रखवाली कर सके, जो ऊँटों को संभाल सके, जिसके साथ मैं कभी भी जा सकती हूँ अपनी बीमार माँ को देखने के लिए। तो सारी रानियां बोलती हैं हमारे पास किन्नर तो बहुत ज्यादा है, क्या ये गुलाम हमारे ऊँटों को संभाल सकता है? तो वही राजा उससे पूछते हैं कि तुम्हें ऊँटों के बारे में क्या पता है? तो वो बोलता है कि मैं ऊँटों को अच्छे से बैठा सकता हूँ, उन्हें अच्छे से पानी पिला सकता हूँ, उनकी अच्छे से देखभाल करता हूँ। तो इस तरीके से देवीजुर को ऊँटों का गुलाम बना दिया गया। तो जब रानी का मन होकर वहाँ पे चली जाती थी। तो फिर ऐसे ही जब वो रास्ते में जा रही थी तो देवीजुर से महारानी पूछती है एक बात बताओ तुम ऐसे गुलाम कैसे बने? तो वो बताता है कि मैंने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया था, अपनी बीवी को भी मैंने मायके भेज रखा है और मैं उससे भागते भागते यहाँ पर आ गया। तो वो बोलती है तुम ना सच्चे मर्द नहीं हो, अगर तुम सच्चे मर्द होते ना तो तुम उस कर्जे को निपटाने की कोशिश करते। यहाँ पे गुलामों की जिंदगी नहीं जी रहे होते। ये तुम्हारा डिसीजन होता है कि तुम्हें आजाद होकर जिंदगी बितानी है या फिर किसी का जिंदगी पर गुलाम बन के जिंदगी गुजारनी है। वो उस रानी की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। वो बोलता है कि पर मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना पैसे भी नहीं है। और पहले क्या होता था, अगर कोई गुलाम बन जाता था ना तो उसको इतनी जल्दी रिहाई नहीं मिलती थी। मतलब किसी को खरीदना पड़ता था उस इंसान को। अगर उसकी मर्जी है कि मैं इसको गुलाम की उससे रिहा कर रहा हूँ तभी वो गुलाम से आजाद हो सकता था, वरना वो गुलामी से कभी आजाद नहीं हो सकता। तो फिर एक दिन बहुत ज्यादा फिर उसकी रानी की मम्मी की तबीयत, तो उसने फिर देवीजी से बोला आज हमें अभी निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे उन्हें देखने जाना है। फिर उस रानी ने बहुत सारा खाना पानी वगैरह बहुत सारा बनवा दिया। तो देवीजी भी सोच रहा था कि इनकी माँ का घर ज्यादा दूर नहीं है पर इतना सारा खाना पानी वो क्यों बनवा रही है। तो वो 2 ऊँटों को लेके साथ में चल दी। और जैसे ही वो अपने वहाँ पे अपनी माँ के पास पहुँच गई तब उन्होंने देवीजी से कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपना पूरा कर्जा वहाँ जाकर जरूर चुकाओगे। मैं चाहती हूँ कि तुम इस गुलामी से आजाद हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ। मैं राजा से बोल दूंगी कि वो ऊँट लेकर भाग गया। ये 2 ऊँट मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ। इन ऊँटों को तुम अपने पास ले जाओ और इतना सारा भोजन और पानी है कि तुम आराम से अपने शहर बेबीलोन पहुँच सकते हो। वो बहुत ज्यादा खुश होता है, उनको शुक्रिया करता है और वहाँ से बस चलता चला जाता है। उसे पता नहीं होता कि बेबीलोन है कहाँ, बस उसको ये पता होता है कि मुझे सिर्फ उत्तर की दिशा में चलना है। वो चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। धीरे धीरे 1 दिन हो जाते हैं, 2 दिन हो जाते हैं। फिर उसे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर मुझे राजा के सैनिक नहीं पकड़ सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा बंजर जमीन होती है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। 3-4 दिन की सफर के बाद वो बहुत ज्यादा थक जाता है। उसके ऊँटों के भी पैरों में दर्द होने लगता है, उसके ऊँट भी हार मान जाते हैं। वो पूरी तरीके से हार मान जाता है और जमीन पे गिर जाता है। फिर एकदम से उसकी आंख खुलती है। वो खुद से कहता है कि जिन लोगों से मैं कर्जा लेकर आया हूँ ना उन्हें पूरा विश्वास है कि मैं उनका कर्जा लौटाऊंगा और मैं इतना भी कमजोर नहीं हुआ हूँ कि मैं उठ ना सकूं। मेरी बीवी अभी भी मेरा इंतजार करती है कि मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उसे अपने घर पे वापस लेकर आऊंगा। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। वो खुद से इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाता है कि वो बिना रुके बस जब वो बेबीलोन की दीवारें देखता है ना, गेट देखता है, तब उसे सुकून मिलता है कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। वहाँ जाने के बाद वो जितने भी लोगों से उसने कर्जा लिया होता है वो सबके पास जाता है और सबसे हाथ जोड़कर कहता है कि जितना तुमने अभी सबर किया ना उतना थोड़ा और कर लो, मैं सबका कर्जा चुका दूंगा। बहुत से ऐसे लोग थे जो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थे कि इसके अंदर एक जज्बा है कर्जा उतारने का। दूसरे ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे कि अरे अब आया है, पहले भाग गया था तो मुझे ही लगता हमारा कर्जा उतार देगा। तो इस तरीके से उसने अपना सारा कर्जा उतारा। उसके बाद वो इतने बड़े मेवाड़ का ऊँटों का व्यापारी बना। देवीजी जब ये अपनी कहानी सुनाता है तो इसे सुनकर सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। स्पेशली तरकात बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि देवीजी ने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ सहा है, इतना सब कुछ किया, पर उसके अंदर हिम्मत थी कि वो अपना कर्जा उतार सके। उसके अंदर भी हिम्मत आती है कि मैं भी ये जरूर करूंगा। आपकी कहानी ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, बहुत ज्यादा उत्साह भर दिया है कि मुझे भी पता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ। फिर देवीजी तरकात के लिए भी अच्छा सा गोश्त मंगाता है, उसको खिलाता है पिलाता है। के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो भी ये वादा करता है कि वो भी अपना पूरा कर्जा उतारने की कोशिश करेगा। तो ये कहानी दोस्तों यहीं पर खत्म होती है। सो आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास जज्बा है ना, मैं ये नहीं कहती कि कर्जा लेना बुरी बात होती है, लेकिन अगर आप हद से ऊपर लेते हो, अगर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है उसको पे करने की, तो फिर जरूरत भी नहीं है कि इतना ज्यादा आप कर्जा लो। इस चीज कही थी देवीजी ने, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बदकिस्मती
कि उन लोगों का सबसे ज्यादा पीछा करती है जो लोग कर्जा देने के बजाय कर्जा लेने के बारे में सोचते हैं। तो हमेशा ना चुकाने के बारे में सोचो। जब आप अपना पहले चुका दो ना, तभी दूसरे के बारे में आगे सोचो। आगे देवीजी ने क्या रूल अपनाए अपना कर्जा उतारने के लिए, आगे के चैप्टर्स में वो बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसने ये सारी चीजें अपने ऐसे लेटर्स बना बना के लिख रखी थी जो बहुत सालों बाद मिले एक प्रोफेसर को, तो उसने ये सारी बातें शेयर की हैं। तो चलिए जानते हैं कि आगे क्या था। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर बेबीलोन के मृदा पत्र मतलब लेटर्स। तो इसमें देवीजी का पहला लेटर है जिसमें वो लिखता है कि आज पूर्णिमा की रात है। मैं सीरिया में गुलामों की तरह जिंदगी बिताने के बाद हाल ही में अपने शहर लौटा और मैंने संकल्प लिया कि मैं अपना सारा कर्ज चुका दूंगा और बेबीलोन के अपने पितर शहर में संपन्न बनकर दिखाऊंगा। वो बोलता है कि मैंने ऐसे बहुत सारे अपने लेटर्स लिखे हैं जिनमें मैंने सारी जानकारी दी कि मैंने किस दिन क्या किया। उसके एक दोस्त ने उसे एक सलाह दी थी। वो बोलता है कि उसकी सलाह के अनुसार मैं एक निश्चित योजना पर चलने का संकल्प कर चुका हूँ। वो बोलते हैं कि मेरे दोस्त ने कहा था यह योजना किसी भी व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति दिला सकती है और उसे संपन्न तथा समृद्ध बना सकती है। जो पहली योजना यही थी कि अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा अपने पास रखो। जो व्यक्ति अपने पर्स में सोना और चांदी रखता है जिसे खर्च करने की उसे जरूरत नहीं है, तो वह अपने परिवार के प्रति प्रेमपूर्ण और सम्राट के प्रति वफादार होता है। जिस व्यक्ति के पर्स में तांबे के कुछ सिक्के ही होते हैं ना, वह अपने परिवार और सम्राट के प्रति उदासीन होता है। परंतु जिस व्यक्ति के पर्स में कुछ भी नहीं होता ना, वह अपने परिवार के प्रति निर्दयी और अपने सम्राट के प्रति दगाबाज होता है, क्योंकि उसका हृदय कटुता से भरा होता है। दूसरी योजना ये है कि मैं अपनी पत्नी के सारे खर्च पूरा करूंगा, क्योंकि अपनी वफादार पत्नी की अच्छी देखभाल करने से मनुष्य के मन में आत्मसम्मान पैदा होता है, उसके उद्देश्य में शक्ति आती है और उसके संकल्प में वृद्धि आती है। इसलिए देवजी बोलता है मैंने अपनी 70% आमदनी का इस्तेमाल घर, कपड़े और भोजन पर करा। इसके अलावा मैं इसी आमदनी में अपना सामान्य खर्च चलाऊंगा ताकि हमारी जिंदगी में खुशियों की कमी ना रहे। वो बोलता है कि इस आमदनी में मैं फालतू खर्च नहीं करूंगा। वो बोलते हैं कि मुझे 70% आमदनी में ही अपना गुजारा करना चाहिए, कभी इससे ज्यादा का इस्तेमाल नहीं करूंगा और ना ही मैं कोई ऐसी चीज खरीदूंगा जिसके भुगतान में मैं अपनी आमदनी के उस हिस्से से ना चुकाऊं जो मैंने अपने लिए बचा के रखा हुआ है। और तीसरी बात यह है कि मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगा। वो बोलता है मैं अपने महीने भर की कमाई में से 20% निकाल कर उससे अपना कर्जा दूंगा। पहले वो क्या करते हैं, जिन जिन लोगों से उन्होंने कर्जा ले रखा होता है ना, उन सबका वो लिख लेते हैं कि किस किस से उन्होंने कितना कितना कर्जा लिया है और हर महीने वो यही रूटीन अपनाते हैं। अपना 70% सिर्फ और सिर्फ अपने घर के लिए रखते हैं, 10% सिर्फ अपनी जेब में रखते हैं जो अपना 10% बचाना चाहिए और 20% से ही वो अपना पूरा कर्ज चुकाते हैं। धीरे धीरे उन्होंने ऐसे बहुत से लेटर्स लिखे और 1 साल के अंत तक उन्होंने अपना सारा कर्जा चुका दिया। इस बीच उन्होंने अपनी बहुत सी इच्छाओं को मारा। उन्होंने अच्छे कपड़े नहीं पहने, उन्होंने अच्छा खाना नहीं खाया, लेकिन उन्होंने जब तक मेहनत करी जब तक उन्होंने अपना पूरा कर्जा नहीं चुका दिया। वो अपनी बीवी की भी तारीफ करते हैं कि वो थोड़े से ही खर्च में अपना पूरा काम चला लेती थी। वो मेरे से कभी शिकायत नहीं करती थी कि मुझे इतने पैसे कम क्यों दे रहे हो, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मैं अच्छा खाना नहीं खाती। वो बस यही कहती थी कि अच्छा इस कमाई में से अब हमें 20% निकालना है, उससे पहले आप अपना कर्जा दो। इस तरीके से देवीजी ने अपना कर्जा खत्म कर पाया। देवीजी बोलते हैं कि मुझे विश्वास हो चुका है कि अपना कर्जा चुकाने से बचने के बजाय उन्हें चुकाना ही ज्यादा आसान होता है। हालांकि मैं अपने कुछ कर्जदारों की आवश्यकताओं और मांगों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं उन सबके साथ निष्पक्षता से व्यवहार करूंगा। जब आप किसी का भी कर्जा उतार देते हो ना, तो पहले वो कितना भी घमंड दिखाए, बट धीरे धीरे लोग आपकी तारीफ करते हैं। जैसे देवीजी की हर किसी ने तारीफ करी। जब उसने सबका कर्जा चुका दिया ना, तो सबकी आंखों में उसके लिए बहुत ज्यादा सम्मान था और इसी वजह से वो इतना ज्यादा अमीर बन सका। उसने अपना सिर्फ कर्जा ही नहीं चुकाया, धीरे धीरे अपना व्यवसाय भी बढ़ाया। तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बहुत इजीली हो जाती हैं, पर लेकिन अगर आप एक चीज ठान लेते हो ना कि मुझे ये चीज करनी है, तो फिर उससे करने से ना आपको जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता, अगर आपको खुद पर विश्वास है तो। इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो ये है कि बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी, एंड ये लास्ट स्टोरी है एंड ये स्टोरी भी बहुत ज्यादा आपको पसंद आएगी। बेबीलोन का एक बहुत ही ज्यादा समृद्ध व्यापारी था जिसका नाम शाहरुनादा था और वो बहुत ज्यादा अमीर था। उसके साथ बहुत सारे ऊंट चलते थे, खच्चर चलते थे और बहुत अच्छे वस्त्र पहनता था वो। उसके साथ एक युवक भी था, एक लड़का था जिसका नाम हादान गुल्ला था। वो उसके पुराने पार्टनर का बेटा होता है, पर लेकिन उसका जो
जो पार्टनर था वो पहले बहुत ज्यादा समृद्ध था, पर लेकिन उसके बाद में उसने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे को मरने के बाद दे दी। उसके बाद उसके बेटे ने उस चीज सही से चला नहीं पाया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गरीब हो गए। तो वो ये नहीं चाहता था कि जिस तरीके से उसके बाप ने जिंदगी अपनी जी है तो उस तरीके से ही लड़का भी जिए। जो शाहरुनादा था वो उस लड़के के दादाजी का पार्टनर था, तो मतलब आप एज तो समझ ही सकते हो तो क्या थी। तो वहीं पर ना बहुत चलते हैं वो लोग रास्ते में, तो वो उसको यही चीज समझाता रहता है कि हमें अपनी जिंदगी में काम को बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए। हम अगर किसी चीज में कुशल है ना, तभी हम अपनी जिंदगी में समृद्ध बन सकते हैं। तो बट वो इस चीज को आसानी से समझ नहीं पाता है। तो आगे चलता है, उसको बहुत सारे किसान मिलते हैं, तो वो कहता है यार ये कैसे लोग हैं, पूरे दिन काम करते रहते हैं फिर भी ये आज तक यहीं के यहीं है। तब शाहरुनंदा कहता है ये वही किसान है जिनको मैं पहले यहाँ पर छोड़ के गया था। तब वो लड़का बोलता है आपको कैसे पता कि ये वही किसान है? वो बोलता है क्योंकि मैं भी पहले यही काम करता था और तुम्हारे दादाजी यही काम करते थे। तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है, बोलता है नहीं, मेरे दादाजी हमेशा से समृद्ध थे, उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया, मैं कैसे मान लूं कि वो यही काम करते थे। तो वो बोलता है कि तुम्हें ये बात नहीं पता कि मैं भी पहले गुलाम था और तुम्हारे दादाजी भी गुलाम थे। तो बोलता है कैसे? तब वो कहानी बताता है कि तो वो बोलता है कि एक टाइम था कि मैं भी पहले गुलाम था, मेरे को बेबीलोन में बेचा जा रहा था। उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम गोट्सो होता है। तो उन लोगों को पता चलता है कि जहाँ पर इन लोगों को बेचा जाएगा ना, तो वहाँ पर उन्हें दीवार का काम दिया जाएगा। अब जो बेबीलोन की जो दीवारें थी ना वो काफी ज्यादा ऊंची थी, तो वहाँ पे गुलाम रस्सियों से बंधकर काम करते थे। अगर कोई गुलाम गिर जाता था या फिर ईंटें ढो नहीं पाता था ना, तो उसको कौड़े पड़ते जाते थे और वो काम करता जाता था। मतलब बहुत ज्यादा लंबी दीवारें थी और बहुत ज्यादा मेहनत का काम था। बहुत ज्यादा डर जाते हैं दोनों, शाहरुनंदा और उसका दोस्त, कि हमें कहीं ऐसा काम ना मिल जाए कि हमें भी ईंटें ढोने का काम ना मिल जाए। वहाँ पे जो गार्ड होता है, मतलब रात में गाड़ी रुक जाती है तो वो लोग आराम कर रहे होते हैं, तो वो उस गार्ड से पूछता है क्या हमें सच में ईंटें ढोने का काम करना पड़ेगा? बेबीलोन पहुंचते ही हम तुम्हें गुलामों के बाजार में ले जाएंगे। अगर कोई मालिक तुम्हें खरीद लेता है तो फिर तुम्हें ईंट ढोने का काम नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई भी तुम्हें अगर नहीं खरीदता है ना, फिर हम सीधा सम्राट को बेच देते हैं और वहाँ पर सब लोग ईंट ढोने का काम करते हैं। ये बात सुनकर वो थोड़ा सा तो खुश होता ही है कि चलो मैं जितने भी वहाँ पे लोग आएंगे व्यापारी, उन सबको मैं अपनी बातों में पटाने की कोशिश करूंगा ताकि वो मुझको खरीद ले। तो इस तरीके से सुबह होती है, वो वहाँ पर बेबीलोन के बाजार में पहुँचते हैं जहाँ पे लोगों को बेचा जाता है, गुलामों को बेचा जाता है। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद सब लाइन से खड़े हो जाते हैं। तो उसका जो दोस्त होता है गोट्सो, वो भी खड़ा हो जाता है। तो उसको एक सब्जी वाला व्यापारी होता है, वो खरीद के ले जाता है। अब वहाँ पे सिर्फ शाहरुनंदा रह जाते हैं। अब वो हर किसी को पटाने की कोशिश करता है। फिर वहाँ पे एक व्यापारी आता है जो कि केक बना के बेचता है, ब्रेड का केक होता था, वो बन के वहाँ पे बिकते थे। तो वो उसकी बातों से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि मैं आपका बहुत अच्छे से काम करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। तो वो खुश हो जाता है और उसको खरीद लेता है। तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो मुझे ईंट ढोने का काम नहीं मिला। तो वहाँ पर वो रुकता है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी होती है, वो उसको सारा काम सिखाती है कि किस तरीके से केक बनते हैं। केक बनाता है और वहीं पर जो उसकी दुकान होती है वहीं पर उन केकों को बेचता है। फिर उसके बाद में वो बोलता है कि यार गुलाम बन के तो जिंदगी भर नहीं जीना है, तो मैं ऐसा क्या करूं जो मैं यहाँ से निकल सकूं और कुछ पैसा अपने लिए कमा सकूं। फिर वो अपने मालिक से बोलता है कि पर हम यहाँ पर केक बेचते हैं, क्यों ना हम मैं शहर जाकर, थोड़ा दूर जाकर, बाहर वहाँ जाकर केक बेचूं तो हम और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो वो बोलता है ठीक है, एक काम करो, जितना भी खर्च होगा उस सबको काट के तुम मुझे 20% दे दिया करो, बाकी तुम रख लिया करो जो भी तुम्हें बचता है। तो वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो पहले दिन वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, केक्स बनाता है। वहीं पर उस लड़के के दादाजी भी उसको मिलते हैं जो कि वहाँ पे उसका डेली केक खाने आते हैं। धीरे धीरे उसका ये सब चलता रहता है। वो बहुत ज्यादा पैसे भी कमाता है, वो अपने पास भी पैसे बचा लेता है। बट उसका जो मालिक होता है उसको जुए की लत होती है, तो वो धीरे धीरे सब कुछ हार जाता है और इस चक्कर में वो शाहरुनंदा को भी हार जाता है। वो एक को वादा कर देता है कि अगर मैं हार गया तो तुम मेरे गुलाम को ले जा सकते हो। तो ठीक है। तो एक दिन आता है, सब कुछ हार चुका होता है, उसके पास कोई भी पैसे देने के लिए नहीं होते उस व्यापारी के पास। तो वो शाहरुनंदा को उठा के वो लोग ले जाते हैं और उसको ऐसी जगह पे फेंक देते हैं जहाँ पे पुल बनने का काम चल रहा होता है। वो बोलते हैं कि अगर तुम पुल नहीं बना पाए ना तो तुम्हें यही कोड़ों से मार के मार दिया जाएगा। तो उसके पास तो पैसे भी होते हैं। वो सोचता है कि अब लगता है मेरी जिंदगी यही पर खत्म हो जाएगी। वो अपने पैसों को गाड़ देता है और फिर वहाँ पे 3-4 दिन काम करता है। उस लड़के के जो दादाजी होते हैं वो आते हैं और उसको वो खरीद के वहाँ से ले जाते हैं और फिर वो अपना जो भी पैसा उसने छुपाया होता है शाहरुनंदा ने, वो वहाँ से ले जाता है। फिर उसके बाद में उसके दादाजी उसको गले लगाते हैं, कहते हैं यार मुझे
तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कितना सब कुछ किया। मैं तुम्हें इस गुलामी से आज़ाद करता हूँ। वो उसको गुलामी से आज़ाद कर देते, क्योंकि वो खरीद के लेके आते तो उनके ऊपर उसके पूरे राइट्स होते हैं कि वो अपने गुलाम को आज़ाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप देख सकते हो उसके दादाजी कितने अच्छे थे। तो वो उसी चीज़ के एहसान के बदले उसके लड़के को सारी शिक्षा देना चाहता है। ठीक है, तो वो उसको वहाँ से निकाल लाता है। वो धीरे धीरे व्यापार करता है। उसके बाद वो इतना बड़ा आदमी बनता है। तो उसके जो दोस्त होता है चारुनंदा का से, वो यही बोलता है कि अगर जिस दिन तुमने अपने काम से प्यार करना शुरू कर दिया ना, उस दिन तुम अपनी जिंदगी में सब कुछ पा सकते हो। अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करोगे ना, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में सफल नहीं हो सकते हो। जब भी कोई व्यापारी उसको खरीदने आ रहा था तो वो बस यही दिखा रहा था कि मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। और धीरे धीरे उसने जब वो केक बनाने के काम से प्यार करना स्टार्ट कर दिया ना, तो उसने वहां से कमाना भी शुरू कर दिया। तो इस स्टोरी से बस यही चीज समझाने की कोशिश की गई है, आप तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक आप अपने काम में अच्छे नहीं होते। अच्छे भी होना बात अलग है, जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करते। जब आप अपने काम से प्यार करते हो ना, तो उसके लिए मेहनत करने के लिए आप खुद आगे आते हो। और जब आप मेहनत करते हो तो आप वहां से कमा भी सकते हो। तो बस आज से ही अपने काम से प्यार करना स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों, आई होप ये बुक आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने इस बुक में जितनी भी स्टोरीज हैं वो सारी आपके साथ शेयर करी है। अगर आप इस बुक को नहीं भी पढ़ोगे ना, तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैंने हर एक स्टोरी शेयर की है। एंड आई होप ये बुक आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो। जैसी भी लगी हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आपने इस बुक से क्या सीखा और आप अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस करोगे इसकी वजह से, वो भी मुझे जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।